स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। लेट मी वेलकम यू बैक टू द डिस्कशन ऑफ साइंस रिपोर्टर मंथली मैगजीन। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे हम लोग हर महीने साइंस रिपोर्ट की डिस्कशन करते हैं जो पब्लिश होता है बाय CSIR, और आज का जो डिस्कशन होने वाला है इट इज अबाउट साइंस रिपोर्टर सितंबर 2024 एडिशन। अगर आप इसके मेन आर्टिकल को देखिए, फिर मेन थीम को देखिए, इट वाज कनेक्टेड विद मैरीटाइम एनवायरनमेंट, safeguarding the maritime environment for a sustainable future. That was the lead article. इसके पीछे एक रीजन था, क्यों? क्योंकि सितंबर 26 जो डेट है काफी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को ध्यान में रखें। सितंबर 26 इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे, और इसी को कमेमोरेट करने के लिए आपको ये जो मेन आर्टिकल आया था इट वॉज देयर, तो हम लोग इस आर्टिकल को तो पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस महीने का जो साइंस रिपोर्टर था उसमें केवल मैरीटाइम डोमेन से डेटा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग आर्टिकल से, वेरिड आर्टिकल, सम कनेक्टेड टू बायोटेक्नोलॉजी, सम कनेक्टेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो विल गैदर all the important information about relevant articles for UPSC preparation। ठीक है, so without any delay let's begin our discussion। लेकिन उससे पहले सभी के लिए एक छोटा सा नोटिस है, ध्यान रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2027 की, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर आप एक होम मेकर है, 2027 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपका प्लान है, then Study IQ is offering long term batch 3 is starting from 18th October। ध्यान रखना है, ये प्रतिज्ञा प्लस बैच होगा। जो भी आप राशि पे करोगे 35,999 यानी कि 36,000, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो दिस एंटायर प्रोग्राम विल कम फॉर 36,000। ये भी पैसा आपको वापस मिल जाएगा अगर आप अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2027 क्लियर करोगे। सो यू विल गेट दिस मनी ऑल्सो बैक, एंड सिंस इट इज P2I तो आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी आगे। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। एनरोल बिफोर October 18th। आई विल सी यू इन द क्लास। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। पहला आर्टिकल, ब्यूटी एंड द बीस्ट, नेरियम ओलियंडर। तो एक फूल के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था। नेरियम ओलियंडर, फूल मतलब पागल नहीं, फूल मतलब फ्लावर। इट्स अबाउट अ फ्लावर। ओके, सो रिमेंबर दिस। इनफैक्ट मुझे याद है कुछ महीने पहले, इस साल की शुरुआत में भी इस तरह का एक जरूर आर्टिकल आया था इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो विच कवर्ड दिस फ्लावर, क्योंकि इस फूल की वजह से केरला में एक डेथ हुई थी, उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, नेरियम ओलियंडर, तो उसी के बारे में एक आर्टिकल है। नेरियम ओलियंडर है क्या, और इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं। सबसे पहले ये है नेरियम ओलियंडर फ्लावर। इसको जैसे नेटिव लैंग्वेज में अराली कहते हैं, नेव नहीं, नेटिव अराली भी कहते हैं कई बार। तो आपने भी इस फूल को देखा ही होगा। मैंने तो हमारे घर से ना एक आधा 1 किलोमीटर दूर गार्डन है, तो उस गार्डन में इस तरह के फूल काफ़ी देखे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने तोड़े भी होंगे बहुत बार बचपन में एक्सेट्रा। तो नेरियम ओलियंडर जो है, इसको कॉमनली हम लोग ओलियंडर भी कहते हैं, या फिर उसको रोज बे भी कहते हैं हम लोग। ये जो वर्ल्ड वाइड आपको मिलता है प्रोडोमिनेटली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये एक पॉइजनस फूल है, स्पेशली अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो ना, इफ यू कंज्यूम दिस फ्लावर इट विल बी अ पॉइजन फॉर यू। आपको ध्यान रखना है, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम शोइंग दिस पिक्चर अगेन। तो केरला में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे केरला में इसको अराली कहते हैं, कनावीरम कहते हैं, और ये आपने हाईवेज पे जो रास्ते होते हैं, रस्तों के बीच में जो पेड़ वगैरह होते हैं, उसमें इन तरह के फूल जरूर देखे होंगे। मुझे याद है वो जो आर्टिकल था कुछ महीनों पहले, वहाँ पे केरला के कुछ मंदिरों ने उसको बैन किया था। ठीक है, सम टेम्पल्स इन केरला दे बैंड ओलियंडर फ्लावर्स एज टेम्पल ऑफरिंग्स। क्यों? क्योंकि ये जो ओलियंडर फ्लावर्स है, इसके अंदर अगर आप देखोगे इट कंसिस्ट ऑफ सर्टन केमिकल्स कॉल्ड एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फिर कार्डेनोलाइड्स। इनके अंदर केमिकल्स होते हैं जैसे कि ओलियंड्रिन एंड नेरिन। तो ये टॉक्सिन्स होते हैं, अगर आपके बॉडी में चले जाए तो दे आर टॉक्सिन्स। जो ओलियंड्रिन इंटॉक्सिकेशन अगर आपके बॉडी में हो जाए, इट अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनीज, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। अगर आपने इसको कंज्यूम किया है तो आपको नॉजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, पेट दर्द हो सकता है। कई सारे केसेस में इट कैन इवन लीड टू डेथ, और केरला में डेथ हुई भी थी, इसलिए कुछ टेम्पल बोर्ड्स ने इसको बैन कर दिया। अब ध्यान रखना है कि ये जो नेरियम ओलियंडर है, इसके अलग अलग प्रजातियां मिलती है, जैसे प्रिडोमिनेटली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। कुछ टेम्परेट वेरिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। अलग अलग इसके वैरायटीज है, जैसे कि येलो ओलियंडर है। येलो ओलियंडर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
थेवेटिया पेरुवानिया, इसके अंदर ओलियंड्रिन नहीं होता है। तो यही जो फूल है येलो कलर का भी आपको मिलता है, उसके अंदर ओलियंड्रिन नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं थेवेटिन, दैट इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। और आपका जो रेड कलर ओलियंड्रिन है उसमें तो ओलियंड्रिन मिलेगा, नेरिन मिलेगा, जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब ये बड़ी ही एक स्ट्रेंज सी बात है कि इससे टॉक्सिसिटी हो रही है, लेकिन अगर हम लोग ओलियंडर के बारे में देखें, नेरियम फ्लावर के बारे में देखें, तो इसके बारे में हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेशली स्किन डिसऑर्डर्स के लिए वगैरह इसको काफी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर आप देखिए, दिस प्लांट हैज बीन फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक बृहत्रिया, निघांतस, आपके चरक संहिता में लिखा है, चरक संहिता में इसको इवन लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूशन है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ये कहते हैं कि नेरियम ओलियंडर का जो ऑयल प्रिपेयर करते हैं, इस ऑयल को स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स कंज्यूम नहीं करना है, ध्यान रखना है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ओलियंड्रिन जो है टॉक्सिक कंपाउंड, इसको प्रॉपर क्वांटिटीज में पहले नेरियम ओलियंडर को इस्तेमाल किया था, स्पेशली इन फोकलोर मेडिसिन एज अ एबोरिफेसिएंट। एबोरिफेसिएंट मतलब आपने वो पुराने एंशिएंट टाइप के सीरीज में देखा होगा कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है एंड प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, तो वो वैद्य जो होगा एक चीज ऐसे कूट पीस के देगा और बोलेगा इतना इस समय पर ले लेना, है ना। तो नेरियम ओलियंडर को भी इस्तेमाल करते थे, ये कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रेडिशनली नेरियम ओलियंडर को हार्ट डिसऑर्डर्स के लिए, लेप्रेसी के लिए, मलेरिया के लिए, रिंगवर्म इन्फेस्टेशन के लिए, इनडाइजेशन के लिए, एक्जिमा के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि नेरियम के अंदर यू हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, यू हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, यू ऑल्सो हैव एंटीनोसिसेप्टिव यानी कि पेन रिलीविंग, पेन रिड्यूस करने की ताकत भी उसके अंदर है। तो ये एक आयरॉनिकल सी बात है। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर है, अगर आपको इसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर दो, अगर आप गलती से चला जाए कंज्यूम करें, तो उससे डेथ भी हो सकती है, लेकिन उससे ट्रीटमेंट के भी मेथड्स लिखे गए। अगेन ऑफ कोर्स आयुर्वेदा और इंडिया का काफ़ी पुराना रिश्ता है, आप जानते हो, प्राचीन रिश्ता है। इसीलिए कहते हैं कि आयुर्वेदा, आजकल आयुर्वेद में भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशन से इन चीज़ों की पुष्टि होगी, प्रूफ होगा, तो इट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, ध्यान रहना है, ये बस मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। तो नेरियम ओलियंडर से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल है, स्पेशली आई डोंट थिंक मेंस का सवाल आ सकता है, बट अगर आप एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ें, तो नेरियम ओलियंडर पे सवाल बन सकते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में हमें दिखाई देता है ये सारा फूल, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा नोट जरूर कीजिएगा। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल इसको आप यूज कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन आया रिगार्डिंग आयुर्वेद एटसेट्रा, जहाँ पे टिपिकली जो होता है ना, इट कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन ऑल्सो, इट कैन हार्म यू ऑल्सो, नेरियम ओलियंडर कैन बी अ रियली गुड एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट आर्टिकल, सस्टेनेबल फार्मिंग विद ई सॉइल। आई एम क्वाइट श्योर आप इस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे जरूर, क्योंकि ई सॉइल, कई सालों से ई सॉइल की बात हो रही है। जब भी हम लोग ई सॉइल की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। आई एम क्वाइट श्योर दैट यू हैव हर्ड अबाउट इट, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इन सवालों को जरूर अटेम्प्ट करें। दो सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, हाइड्रोपोनिक्स इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स क्रॉप्स विदाउट सॉइल। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, क्रॉप्स ग्रोन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स हैव लेस न्यूट्रिशन कंपेयर टू क्रॉप्स ग्रोन ऑन सॉइल। दो स्टेटमेंट है, कौन से करेक्ट है ढूंढ निकालना है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1 or 2। 5 सेकंड्स देता हूं, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें इसको। इसका उत्तर मैं आपको जरूर दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका आंसर होस्ट करूंगा। माय टेलीग्राम चैनल स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इट गोज विद दिस आईडी राहुल साई 222_UPSC करके। तो यहाँ पे मैं इसका जवाब भी आपको दे दूंगा। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको जवाब ऑलरेडी पता होगा। एक और सवाल है ई सॉइल के बारे में। इस सवाल को आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो, इनफैक्ट दोनों सवालों का उत्तर दे सकते हो, जैसे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा सवाल है ई सॉइल के बारे में। ई सॉइल इज अ लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट दैट कैन इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। द ग्रोथ सबस्ट्रेट इन ई सॉइल is a non-biodegradable chemical substrate that provides nutrition to plant roots and shoot system। कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है फिर से बताने। डू अटेम्प्ट दिस
लेट मी सी हाउ यू हैव आंसर्ड इन द कमेंट सेक्शन। डिस्कशन के बाद तो आपको पता चली जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ई सॉइल का कॉन्सेप्ट है, हम लोग हमेशा हाइड्रोपोनिक्स या फिर एक्वापोनिक्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मेथड क्या है? सॉइल के बिना जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, सॉइल के बिना एग्रीकल्चर करते हैं, सॉइल के बिना हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। कई बार एक्वापोनिक्स भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम में होता क्या है, जो भी आपने पेड़ लगाए उसके जो रूट्स हैं वो रूट्स पानी में होंगे, डायरेक्टली वाटर में होंगे। कई बार होता क्या है, ये जो आप देख सकते हो ये प्लांट किस में लगाया गया, इट हैज बीन पुट इन सम सॉर्ट ऑफ अ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट क्या होता है? जैसे ये जो तीन चीजें दिखाई दे रहे हैं ना, कई बार ऐसे फुल चीज भी हो सकती है। ये सबस्ट्रेट जो है ना, ये सॉइल नहीं होता है, ये किसी दूसरी तरह का सबस्ट्रेट होता है। कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई दूसरा इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट भी हो सकता है, जिसके अंदर पेड़ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए लगाए गए हैं, साथ ही साथ दूसरा न्यूट्रिशन भी मिल सकता है। और इनकी जो जड़ें हैं, इन जड़ों को पानी में डाला जाए। ये जो पानी है, इस पानी के अंदर न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। तो आई एम क्वाइट श्योर इसका जवाब तो आपको पता चला होगा। क्रॉप्स ग्रोन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स हैव लेस न्यूट्रिशन। ये तो टोटली एब्सर्ड स्टेटमेंट था ना हमारा। क्यों? अरे न्यूट्रिशन वाले पानी में अपना डाला है तो अच्छा ही उगेगा ना। हाँ, अब इसी से जुड़ा हुआ डिस्कशन है हमारा ई सॉइल का। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सबस्ट्रेट है, टिपिकली हाइड्रोपोनिक एनवायरनमेंट्स में जो सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो मिनरल वूल करके इस्तेमाल करते हैं। मिनरल वूल जो कल्टीवेशन सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। केवल मिनरल वूल ही नहीं, कई बार जो इवन प्लास्टिक वाली चीजें होती है ना, जो पॉलीमर्स होते हैं ना, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा भी इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली मिनरल वूल इस्तेमाल होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो वो काफी एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, उनकी प्रोडक्शन काफी एनर्जी इंटेंसिव होती है, और मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो हम लोग पहले ऑलरेडी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आपको इस सवाल में दिख रहा होगा ये कीवर्ड है नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। अब ये जो पहले इस्तेमाल करते थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, लेकिन जो ई सॉइल है, साइंटिस्ट ने हाल ही में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल सबस्ट्रेट ढूंढ निकाला। दैट सबस्ट्रेट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड समथिंग कॉल्ड एज पेडॉट। सेलुलोज और पेडॉट कर कहते हैं पॉली 3,4 इथिलीन डाइऑक्सी थायोफीन। पेडॉट इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करेंगे। ये सबस्ट्रेट जो है, इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट गिव्स हायर यील्ड्स। तो सबसे पहले इस मेथड में, इस मैकेनिज्म में लो एनर्जी एनवायरनमेंट है, यानी कि इसकी इनपुट कॉस्ट काफी कम है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पावर चाहिए, वो काफी आपको कम चाहिए। सेफ ऑल्टरनेटिव है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी सबस्ट्रेट है वो डिग्रेडेबल है। जो पहले वाले मेथड्स थे ई सॉइल के भी, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था हायर वोल्टेज या फिर हायर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव हुआ करते थे, साथ ही साथ वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। लेकिन इस बार जो लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने देखा है, उन्होंने बार्ली के सीडलिंग्स में पेडॉट को इस्तेमाल किया है, और पेडॉट को उन्होंने देखा, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके देखा, तो उसका यील्ड 50% इंक्रीज हुआ। तो और इसको वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं। अभी मैं कहूँगा मार्केट में नहीं आया, बट काफ़ी एक प्रॉमिसिंग टेक्निक है ई सॉइल की, डेवलप बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम दी लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्वीडन। ध्यान रहेगा। तो हम क्वाइट श्योर कि अभी आपने आसानी से उत्तर दे दिए। ये गलत है, ये तो सही है। सो द आंसर वुड बी दिस, है ना। सिमिलरली ये तो ठीक है, सेकेंड वाला तो गलत हो जाएगी, इसका भी जवाब यही हो जाएगा, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड इट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द ई सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इस बार की जो साइंस रिपोर्टर में, वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। पंछी है, कहा जाता है वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड टू फ्लाई। इट इज द हेवीएस्ट बर्ड विच कैन फ्लाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसकी सेफगार्डिंग के बारे में आर्टिकल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्डियोराइस नाइग्रिसेप्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है, याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी कई बार स्पेशली जब जो आप दूसरे एग्जाम्स लिखते हो उनमें इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या, ये आपको कहां मिलता है? देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो एरिया है वो प्रिडोमिनेंटली आपको यहां पे मिलेगा। अब पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको इवन पेनिनसुलर इंडिया में मिलता था, आज भी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे, फ्यू नंबर्स। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ ये उनका बेसिक हैबिटेट, दे वर एंडेमिक टू पाकिस्तान, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड,
इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के उस पर, और प्रिडोमिनेटली राजस्थान गुजरात में। लेकिन आज अगर आप देखो इनके ज्यादा नंबर्स जो बचे हुए हैं वो आपको राजस्थान और गुजरात में ज्यादा मिलेंगे, यानी कि डिसेंट नंबर आपको वहां पे मिलेगा। बट दिस बर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 1960 के दशकों में जब हम लोग हमारे देश के पंछी को सेलेक्ट कर रहे थे ना, वी हैव इंडियन बर्ड। कौन सा बर्ड है? वी हैव पीकॉक, है ना। इंडियन बर्ड कौन सा है? पीकॉक, है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी रेस में था। इनफैक्ट इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे डॉक्टर सलीम अली, ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट। सो ही वाज अ सपोर्टर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टू बी द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन इसके नाम में यू डू अंडरस्टैंड गलती से कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन ना हो जाए, इसलिए इट वाज नॉट सेलेक्टेड। इवेंचुअली पीकॉक वाज सेलेक्टेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की तारीख में अगर आप देखो तो इनफैक्ट इसको स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान बोल दिया गया है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोदावन। ध्यान रखना है गोदावन, ये भी टर्म याद रखना है, GODAVAN, गोदावन, ठीक है। इसको नोट कर लें। तो आज की तारीख में आपको प्रिडोमिनेटली राजस्थान और गुजरात में मिल जाएंगी। अगर आप बात करोगे द बर्ड इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, और अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ डाइक्लोफिनेक मेडिकेशन। एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जब भी डाउट पूछते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, सर वो डाइक्लोफिनेक की वजह से भी था, अरे वो कुछ और है, वो वल्चर है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करो। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या खतरा है? हेवीएस्ट बर्ड है जो उड़ सकता है। ध्यान रखना है। इसको प्रॉब्लम क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती है ना, उन इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस पे वो लगकर उसको इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट का शॉक वगैरह लगकर उनकी डेथ हो रही है। साथ ही साथ उनको मारा भी जा रहा है, हंटिंग के लिए भी हो रहा है, और इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। प्रिडोमिनेटली पाकिस्तान में जैसे जो भी हैबिटेट्स थे वो लॉस हो चुके हैं। हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि स्लो रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है। होता क्या है, थोड़े से अंडे छोड़ेंगे और उनका ग्रोथ होने में, तो उनकी मैच्योरिटी होने में उनको 3 से 4 साल लगते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1 साल पेरेंटल केयर में चला जाता है ना। तो जो छोटा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बच्चा होगा उसको काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। इवेंचुअली 3 to 4 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट भी होता है यहाँ पे। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इट्स ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका मतलब क्या है, इसकी यहाँ ये जो एंडेमिक एरिया में था वहाँ पे इसके नंबर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। they have been the numbers have been quite down mainly because of habitat loss, habitat degradation and also due to other issues जो मैंने आपको बताया। अगर हम लोग इनकी पॉपुलेशन की बात करें, 1969 में कहा जाता है कि पॉपुलेशन इनका 1260 इंडिविजुअल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे, विच केम डाउन टू अबाउट 300 इन 2018। और अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, एक समय था जब इंडिया में आपको पेनिनसुलर इंडिया में काफी नंबर्स इनके मिला करते थे, लेकिन अभी फिलहाल यू विल फाइंड दैट पॉपुलेशन मेनली कन्फाइंड टू गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। ध्यान रखना। अब सवाल उठता है, सर अगर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो मेरा देश इनके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स कर रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डाला गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, साथ ही साथ उनके जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। कहाँ पे हो रहा है? ध्यान रखना है, डेजर्ट नेशनल पार्क में। डेजर्ट नेशनल पार्क में इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग हो रही। कंजर्वेशन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? उन्हें पकड़ा जाएगा और उनको ब्रीड किया जाएगा, मतलब उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो भी एग ले करेंगे उनको एग हैच होगा, फिर उसके बाद जो बच्चे आएंगे तो उनको भी डेवलप करेंगे। और ध्यान रखना है 2019 से ही ये चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, पावर लाइंस, उनके ऊपर मिरर्स लगाए जा रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स। क्यों? क्योंकि अगर मिरर लगे हुए हैं ना तो उन बर्ड्स को वो छोटी सी जो तार होगी वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए अगर समझ लो एक मिरर लगाया गया, उस पर डाइवर्टर लगाया गया, तो उन मिरर से लाइट चमकेगी। जब लाइट चमकेगी, ऑलमोस्ट 50 मीटर से जब बर्ड आ रहा है तो उसको लाइट चमकेगी, वो अपनी दिशा बदल देगा और वो उसकी डेथ नहीं होगी। तो इस तरह की भी चीजें हुई। और इसके अलावा ध्यान रखना है, जो मैंने आपको कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम बताया उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी गई थी इस आर्टिकल में। तो लेट मी जस्ट गिव यू
स्मॉल स्निपेट हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड। 2019 में ही डेजर्ट नेशनल पार्क में इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग चल रही है। 2019 में ही पहला जो चिक हैच हुआ था कंजर्वेशन सेंटर पे ही, उसको नाम दिया गया था ऊनो, और इसको कंटिन्यूसली साइंटिस्ट मॉनिटर कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पे जो कैप्टिव बर्ड था जो पैदा हुआ वो अभी मैच्योर भी हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, 3 से 4 साल लगते हैं मैच्योर होने में। तो अभी फिलहाल ध्यान रखना है, सिंस इट टेक्स 3 to 4 years टू मैच्योर, तो हमें उनकी प्रॉपर पॉपुलेशन को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यू नीड अराउंड 20 फीमेल्स एंड अबाउट 5 to 10 ब्रीडिंग मेल्स। तो आने वाले कुछ साल जो होंगे, स्पेशली 2024, 25, 26 जो होंगे, वो इस कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल होंगे। इसके ऊपर एनवायरमेंटलिस्ट की नजर रहेगी, हमारी भी नजर रहेगी फ्रॉम यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव। सो दैट इज द बेसिक अपडेट अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, राइट, चलिए आगे मूव करते हैं। लेकिन आगे मूव करने से पहले लेट मी टेल यू सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर लॉन्ग टर्म बैच 2027। क्योंकि ये प्रतिज्ञा प्लस है, देखिए P2I है, इसका मतलब क्या है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कंप्लीट प्रिपरेशन। और क्योंकि ये प्रतिज्ञा प्लस है, जो भी फीस आप पे करोगे, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए बुलाया जाएगा, दिल्ली में आपकी प्रिपरेशन होगी। आफ्टर with the preparation itself you'll be with faculties, you'll be studying, you'll be practicing mains answer writing। उससे पहले जो आपका पूरा कोर्स चलेगा, लॉन्ग टर्म कोर्स, उसमें लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस अराउंड मोर देन 1000 आवर्स ऑफ टीचिंग, लाइव क्लासेस। आपको नोट्स मिलेंगे, हर एक मॉड्यूल के बाद एमसीक्यू प्रिपरेशन होगी, हर एक मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे डेडिकेटेड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ चर्चा कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, है ना। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे इन दिस P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच, एंड इट इज अ प्लस बैच। मतलब प्रतिज्ञा है हमारी कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, पूरा का पूरा पैसा आपको वापस। साथ ही साथ हर हफ्ते जो हमारे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में अगर आप रैंक 1 निकालोगे हमारे स्टडी IQ इंटरनल टेस्ट में, तो आप 11,000 रुपए भी जीत सकते हो। दैट इज अनदर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टफ। डू ज्वाइन बिफोर 18 अक्टूबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं सबसे मेन आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लीड आर्टिकल था, कवर स्टोरी, सेफगार्डिंग द मैरिटाइम एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब इस आर्टिकल के थीम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मैरिटाइम एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने की बात करते हैं। अब सवाल उठता है, सर मैरिटाइम एनवायरनमेंट को किस चीज से सेफगार्ड करना चाहते हैं? अगर आप किसी भी शिप को देखोगे, बड़े बड़े शिप्स की मैं बात कर रहा हूं, सर क्या होगा, देखो समझ लो शिप जाकर किसी आइसबर्ग से टकराएगा तो शिप टूट गया। शिप का जो इंजन है वो धुआं छोड़ रहा है, तो एयर पोल्यूशन भी करेगा। जो शिप के अंदर जो बलास्ट वाटर है या फिर तेल है, उससे भी ऑयल पोल्यूशन, मरीन वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। जो शिप का बलास्ट होता है, हॉट वाटर छोड़ेंगे, आवाज करेगा, तो आपका एकूस्टिक एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा। सेंसिटिव हैबिटेट जो होता है मैरिटाइम डोमेन में, उनको भी हानि हो सकती है ना। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना है, वैसे इन सब चीजों से मुझे प्रोटेक्टेड रहना है। और साथ ही साथ क्योंकि मैरिटाइम डोमेन में यार बिजनेस तो करना है, मतलब क्या है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होंगे वहां पे भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वहां पे सेफ्टी चाहिए, वहां पे सिक्योरिटी चाहिए, कोई शिप का इंसिडेंट ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी शिप मेरे मैरिटाइम डोमेन में उतरे, यानी कि जो ओशंस में उतरे, सी में उतरे ना, वो एकदम प्रॉपर हो, यानी कि सारी सेफ्टी उसमें हो। अगर शिप के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके अंदर लाइफ बोट हो, लाइफ बोट भी अच्छी क्वालिटी की हो, शिप भी अच्छी क्वालिटी की हो, शिप का मटेरियल भी अच्छा क्वालिटी का हो, सारे बैकअप प्लान हो, ये सारी चीजें, है ना। किस तरह से हम लोग डिस्ट्रेस में मदद कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर मैरिटाइम एनवायरनमेंट, मैरिटाइम सेफ्टी। अब यही चीज बताते हैं। अगर हम लोग बात करें, हर साल सितंबर 26 को वर्ल्ड मैरिटाइम डे कमेमोरेट किया जाता है। इस साल भी सितंबर 26 को वर्ल्ड मैरिटाइम डे था। इस साल का जो थीम था, वो थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि यार सेफ्टी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। और हमारा ये जो वर्ल्ड मैरिटाइम डे है, या फिर मैरिटाइम डोमेन में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, IMO इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो मैरिटाइम डोमेन में अलग अलग कन्वेंशंस, अलग अलग एग्रीमेंट्स लाती है। और उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी आया था वो था सोलास। तो हम लोग सोलास कन्वेंशन के बारे में भी बात करेंगे
इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कौन है, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी जनरल इज किटाक लिम। तो किटाक लिम ने बताया कि ये जो थीम है सेफ्टी फर्स्ट वाला, इससे हम लोग फोकस करेंगे कि आने वाले समय में एक तो मरीन पोल्यूशन ना हो, मरीन एनवायरनमेंट सेफ रहे, साथ ही साथ सेफ्टी के ऊपर फोकस है, सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस, सेफ्टी ऑफ द मरीन एनिमल्स, मरीन ऑर्गेनिजम्स एज वेल। ठीक है, तो इस आर्टिकल से हम लोग क्या क्या गैदर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सोलास कन्वेंशन 1974। ट्रिक क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर देता हूं। सोलास कन्वेंशन डिसीजंस वर इंप्लीमेंटेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ द टाइटैनिक ट्रेजेडी। अब टाइटैनिक ट्रेजेडी कब हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1914 में कुछ हुई थी ना, वे बैक। सोलास कन्वेंशन अग्रीमेंट एम्स टू गारंटी मिनिमल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर शिप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से ढूंढ निकालना है। 1974 डेट को देखकर कई लोग इस स्टेटमेंट को गलत समझ लेते हैं, बट नोट करना है ये भी सही है, ये भी सही। मैं इसका उत्तर पहले आपको दे रहा हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। द आंसर इज बोथ 1 and 2। तो चलिए बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं इस आर्टिकल से। सबसे पहला है आईएमओ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया मैरीटाइम डोमेन में सेफ्टी मेंटेन किसको रखनी है, फिर किस ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे कोऑपरेशन कोलैबोरेशन करवाना है, वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ। आईएमओ की शुरुआत कब हुई थी, 1948 में जो मेन मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी से हुआ था। अब ध्यान रखना है, इज आईएमओ यूएन एजेंसी? यस, इट इज अ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी। उसका उद्देश्य क्या है, अब तो कॉमन सेंस वाली बात हुई ना, उसका उद्देश्य क्या है, अरे मैरीटाइम डोमेन में कंप्लीट सेफ्टी चाहिए। मैरीटाइम डोमेन में क्या चाहिए कि देखो, एक तो डिस्क्रिमिनेटरी चीजें ना हो, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस ना हो, मैरीटाइम पोल्यूशन ना हो, और मैरीटाइम डोमेन में अगर कोई हादसा हो, सबसे पहले तो हादसा ना हो, लेकिन अगर हादसा हुआ तो उस हादसे की जिम्मेवारी किसकी होगी, उसके कॉम्पेंसेशन कौन देगा। इस चीज के लिए अलग अलग ट्रीटीज, कन्वेंशंस, अग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं बाय आईएमओ। आईएमओ का हेडक्वार्टर कहां आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमओ का हेडक्वार्टर आता है लंदन में, इसको नोट करना है। जैसे मैंने आपको बताया आईएमओ में करंटली 176 मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, और इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, राइट नाउ इट इज किटाक लिम। उसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल होंगे 4 इयर्स टर्म के लिए सर्व करेंगे। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो आईएमओ की जनरल असेंबली में मिलेंगे। जनरल असेंबली 2 साल में एक बार मिलती है, 2 साल में एक बार जनरल असेंबली होती है। लेकिन अब एवरीडे का वर्क भी तो होना है ना, एवरीडे एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होना है, वो करता है आपका आईएमओ का काउंसिल। जनरल काउंसिल जो है उसके अंदर 40 मेंबर्स होते हैं, 40 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर एवरी 2 ईयर टर्म, और ये मिलते हैं ट्वाइस एनुअली, साल में 2 बार मिलते हैं, जो डे टू डे वर्किंग के लिए। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी अलग अलग कमिटीज बनाई हुई है। आईएमओ की 5 मेन कमिटीज हैं और अलग अलग सब कमिटीज बनी हुई है जो मैरीटाइम डोमेन से जुड़े हुए सारे कामों को देखती है, जैसे कि मैरीटाइम सेफ्टी हो गया, मैरीटाइम एनवायरनमेंट, लीगल इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज, रेडियो कम्युनिकेशन, अगर कोई खतरे में है तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मैरीटाइम डोमेन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये सारी चीज़ें, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट हो गया, लाइफ बोट्स हो गई, इसका डिज़ाइन हो गया, कंटेनर्स, कार्गोस, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आईएमओ सक्षम है। इसके अलग अलग कमिटीज बनी हुई है। और आईएमओ ने किया क्या है, आईएमओ ने अलग अलग कन्वेंशंस लाए हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इज सोलास, जिसके बारे में यहां पे मेंशन है। सोलास, जैसे मैंने आपको बताया, सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास का फुल फॉर्म सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये जो कन्वेंशन है ये एक मैरीटाइम अग्रीमेंट है, जो पहली बार कब आया था, पहली बार आया था टाइटैनिक जो शिप डूबी थी ना, टाइटैनिक ट्रेजेडी जो हुई थी 1914 में, उसके बाद सोलास कन्वेंशन आया था। ऑफ कोर्स सोलास को फिर से रिन्यू किया गया इवेंचुअली 1974 में, मल्टीपल रिविजन्स के बाद फाइनल ट्रीटी आई या फिर फाइनल अग्रीमेंट आया 1974 में। सर ये सोलास के अंडर जो मेंबर कंट्रीज है उन्हें करना क्या है, जो भी उनकी शिप्स होंगी, उनके देश की भी शिप हो या फिर उनके देश के प्राइवेट शिप्स भी हो, यानी कि आपका नेवी शिप्स हो या फिर आपका जो प्राइवेट मर्चेंट नेवी होता है ना उसके भी शिप्स, सभी जो शिप्स होते हैं दे हैव टू गो थ्रू स्टैंडर्ड्स, यानी कि शिप की कंस्ट्रक्शन की स्टैंडर्ड है, शिप पे फायर प्रोटेक्शन, फायर डिटेक्शन की स्टैंडर्ड्स है, शिप के अंदर जो लाइफ बोट्स होनी चाहिए, लाइफ राफ्ट होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन होनी चाहिए, वो फंक्शनल होनी चाहिए। रेडियो कम्युनिकेशन स्पेसिफिकेशन है कि भैया हर कोई इस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे रहेगा,
कोड्स लिखे हुए हैं कि अगर आप खतरे में हैं तो उसके लिए कोड्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ढूंढें, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, किस तरह से सेफ नेविगेशन हो, गाइडलाइंस दी गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अलग अलग मटेरियल्स जो है ना उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर हार्मफुल मटेरियल्स है उनके कोड दिए गए, अगर दूसरे मटेरियल से उनका कोड दिया गया, साथ ही साथ सेफ्टी मैनेजमेंट शिप्स एंड इवन अशोर, यानी कि पानी के अंदर भी और पानी पे अगर समझ लो किनारे पे है वहां पे भी सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। दिस इज व्हाट सोलास कवर्स। सोलास के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो आईएमओ का ही है, वो है मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल के बारे में हमें मेंशन है, मार्पोल इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैरिटाइम पोल्यूशन, पोल मार्पोल मैरिटाइम पोल्यूशन। ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, 1973 में फाइनलाइज किया गया था, जिसके अंदर अलग अलग एनेक्सेस आपको मिलेंगे। ये अलग अलग एनेक्सेस जो है ये कवर करते हैं कि मैरिटाइम पोल्यूशन में कि जो शिप्स हैं उससे मैरिटाइम एनवायरनमेंट को हानि ना हो, इसलिए डबल सेफगार्ड्स हैं। कोई भी ऑयल जो कैरी कर रहा है, कोई हार्मफुल लिक्विड सब्सटेंस कैरी कर रहा है, कोई अबनॉक्शियस हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरी कर रहा है, या फिर आपकी सीवेज गार्बेज गंदगी कैरी कर रहा है, एयर पोल्यूशन के जो मीन्स है, इन सभी को कवर किया गया है। इन सभी को रोकने के लिए आईएमओ रेगुलेट करता है। आईएमओ की जो अलग अलग कमिटीज हैं, दे विल होल्ड दी डिफरेंट मेंबर्स अकाउंटेबल। ध्यान रखना है, इट कवर्स ऑल दीज स्टफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्पोल जो है इट इज वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड इट अप्लाइज टू एवरीबडी। बहुत ही कम एक्सेप्शन है, इट अप्लाइज टू एवरीबडी, सभी को। 99% ऑफ वर्ल्ड टनेज जो है ना, हर चीज पे वो अप्लाई करता है। तो अगर आप कोई हार्मफुल चीज कैरी कर रहे हो तो उसके लिए आईएमओ की रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई है। मार्पोल के अंडर ज्यादा इंश्योरेंस होगी, ज्यादा लायबिलिटी होगी। अगर तेल कैरी कर रहे हो, ऑयल स्पिल हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उनके ऊपर फाइन क्या लगेगा, सारी चीजें इस अग्रीमेंट के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ध्यान रखना है, आईएमओ के अंडर सोलास कन्वेंशन एंड मार्पोल कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट जिनका मेंशन। इसके अलावा अगर आप बात करोगे इंडिया की तरफ से मैरिटाइम सेफ्टी पे क्या हो रहा है, आप जानते हो कि इंडियन ओशन के डोमेन में, अगर आप इंडियन ओशन के डोमेन में देखोगे, इंडिया के आसपास काफी लंबी मैरिटाइम बाउंड्री हमारी है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मैरिटाइम बाउंड्री है हमारी। तो मैरिटाइम डोमेन में हमें फोकस करना काफी अनिवार्य भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चाइना यहाँ पे ग्राउंड गेन कर रहा है, तो इंडिया को अपने एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं डबल करने हैं, और इंडिया कर भी रहा है। अलग अलग पार्टनर्स हमारे हैं इंडियन ओशन रीजन में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी हम लोगों ने बनाए हैं। हम लोग जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अदा करना चाहते हैं, है ना, जो सी पायरेसी है उससे भी लड़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इनके थ्रू मैं पूरे इंडियन ओशन रीजन में मैरिटाइम कोऑपरेशन, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एक लीडरशिप का रोल जरूर अदा कर रहा हूं, है ना। इंडिया इज ट्राइंग टू डू इट। सो इंडिया के भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो ये आपके लिए एक सवाल ही बन सकता है, डिस्कस इंडियाज रोल इन मैरिटाइम सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इन द इंडियन ओशन रीजन। एक ऐसे छोटा सा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का क्या रोल है मैरिटाइम सेफ्टी एंड मैरिटाइम प्रोटेक्शन में इन द इंडियन ओशन रीजन। इस चीज को डिस्कस करें और साथ ही साथ बताएं कि इंडिया और क्या कर सकता है ना। चाइना को काउंटर करने के लिए, फिर चाइना से बराबरी करने के लिए एटलीस्ट इंडियन ओशन रीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डू ट्राई इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट वाटर इन द कोल्ड सी एनवायरमेंट, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी इन द ओशन, अगला आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में भी आपने यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं तो आपने जरूर टर्म्स सुने होंगे, इन एक्रोनिम्स को जरूर सुना होगा। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या फिर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, इस तरह के टर्म्स आपने सुने जरूर होंगे। और इनकी वायबिलिटी या फिर इनकी जो, इनको हम लोग एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, इनको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हमें मिलते हैं, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी इन दी ओशंस। तो इस चीज को समझते हैं कि क्या हो रहा है और इससे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या है, ये भी समझते हैं। द आर्टिकल इज कनेक्टेड विद दैट इटसेल्फ। सबसे पहली चीज, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी क्या होती है? सर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी क्या है? देखो, आपने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में सुना हुआ, जियोथर्मल एक्टिविटी के बारे में सुना। हम जानते हैं कि अगर मैं धरती के अंदर घुसता हुआ जाऊंगा, इफ आई एंटर इनटू द अर्थ, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज द क्रस्ट, बिकॉज द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, कोर, मैंटल और क्रस्ट, है ना। कोर, मैंटल, क्रस्ट है। तो कोर तो गर्म है बहुत, मैंटल है, क्रस्ट है। क्रस्ट
आपका सॉलिड पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाओगे तो उसे हीट बढ़ेगा, है ना। तो अर्थ के अंदर से हीट हमें निकलती है, मिलता है, वी हैव वॉल्केनिक एक्टिविटी एटसेट्रा। तो जियोथर्मल का ही एक सबसेट क्या हो जाएगा, हाइड्रोथर्मल। अब हाइड्रोथर्मल मतलब अरे धरती है, धरती के क्रस्ट के ऊपर पानी है, तो पानी का जो डेप्थ पे यानी कि पूरा का पूरा सतह पे अगर आप देखोगे वहां पे तो आपको फिर से अर्थ का जो डीप ओशंस में या फिर डीप सीस में आपको अर्थ का लेयर ही मिलेगा, है ना, जो सबसॉइल जो हम लोग कहते हैं वही मिलेगा। तो वहां से जो हीट आएगी यानी कि हाइड्रोथर्मल वाटर के थ्रू, सर वहां पे हीट कैसे आएगी, वहां पे तो आपको जैसे क्या कहते हो, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन हाइड्रोथर्मल क्या होता है, क्योंकि अर्थ गर्म है तो अर्थ के अंदर से, समझ लो मैंटल है, मैंटल के अंदर गलती से वाटर सीप इन हो गया, तो मैंटल में तो बहुत हीट है, तो उस हीट की वजह से जो स्टीम निकलेगा, जो दूसरी गैसेस निकलेगी, जो गर्म पानी निकलेगा, तो वो जब ऊपर आएगा तो पानी के साथ साथ, उस गैस के साथ साथ, वाटर वेपर के साथ ढेर सारी अर्थ के अंदर की चीजें बाहर ले आता है। दैट इज हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी। हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी क्यों होती है, जैसे मैंने आपको बताया, मैग्मा विच इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ योर क्रस्ट, इट मे बी बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव हीट, इट मे बी बिकॉज ऑफ हीट फ्रॉम द मैंटल, इट मे बी बिकॉज ऑफ डी वाटरिंग। जैसे मैंने आपको बताया, जो रॉक्स होते हैं, जो पानी के नीचे में रॉक्स है, पानी के नीचे में जो आपका क्रस्ट है, जो सबसॉइल है, उसके अंदर से पानी निकल आया, जो हीटेड वाटर निकल आया, तो उस वाटर के साथ आपको अलग अलग मिनरल्स निकल आएंगे। सर ये जो हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी है वो क्या करती है, जैसे वो आपको जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज लेकर आता है, मिनरल डिपॉजिट लेकर आता है। अब जब वो आएगा तो आपकी ओशन के वाटर की केमिस्ट्री, ओशन एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हो सकती है। साथ ही साथ हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स, फ्यूमरोल्स। फ्यूमरोल क्या होते हैं, देखो फ्यूमरोल की वजह से ही आपको हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स मिलेंगे। फ्यूमरोल क्या होते हैं, धरती के अंदर छोटे छोटे से छेद है, गैस, जिससे गैस निकलती है, जिससे वाटर वेपर निकलता है। मेनली गैस के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। सल्फाइड फ्यूमरल्स काफी ज्यादा मिलते हैं आपको, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फाइड बेस्ड गैसेस आपको ढेर सारे निकल आते हैं, तो फ्यूमरल्स उन्हें कहते हैं। जहां पे भी आपको फ्यूमरल्स मिलेंगे वहां पे हॉट स्प्रिंग, गीजर भी आपको मिलेंगे, स्पेशली जो न्यूजीलैंड, रिंग ऑफ फायर के आसपास काफी मिलेंगे आपको। न्यूजीलैंड में यू फाइंड मेनी फ्यूमरल्स, मेनी हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, येलोस्टोन नेशनल पार्क के आसपास आपको मिल जाएंगे ना ये चीज़ें। तो आई एम क्वाइट श्योर यू कैन कनेक्ट विथ योर ज्योग्राफी नॉलेज एज वेल। अब सवाल उठता है कि सर ये हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी से मुझे क्या मिलता है। अगर आप इस आर्टिकल को देखिए, ये बताता है कि हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी जब होगी तो ढेर सारी चीजें निकलेंगी, जैसे कि ओशन के सेडिमेंट्स निकलेंगे, बसाल्टिक पिलो लावास निकलेंगे, आपको पेरिडोटाइट मिलेगा, आपको दूसरे जो मिनरल्स हैं वो मिलेंगे। उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट बताइए। तो जब भी हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी की वजह से लीचिंग हो जाएगा, आपको ढेर सारे मेटालिक ओर्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्पेशली सल्फाइड बेस्ड ओर्स, इसीलिए पीएमएस टर्म मैंने यूज किया था, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। तो हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी की वजह से चैल्कोपाइराइट या फिर कैल्कोपाइराइट आप कह सकते हो, सल्फाइड बेस्ड ओर है, जिससे कि हम लोग कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका पायराइट है जिससे कि आयन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गैलीना है जिससे कि मैं लेड एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट आपको मिलेंगे, बेराइट मिलेगा, स्पेलराइट मिलेगा जिससे मैं जिंक एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी की वजह से मिल जाएंगी। और इस आर्टिकल में यही बताया कि इंडिया को क्या फायदा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी होगी कहां पे। अरे भैया हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी होनी क्या है, मैंने बोला पानी है, ओशन है, उसके पूरा डीप जाना पड़ेगा ना, यानी कि वी हैव टू गो फ्यू किलोमीटर्स डाउन, जहां पे मुझे ट्रेंचेस मिल रही है, जहां पे मुझे हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी मिलेगी, है ना। तो इंडिया में या फिर इंडियन ओशन रीजन में कहां मुझे फायदा मिल सकता है, यहां पे कहता है कि इंडियन ओशन रीजन में आपको 4 रिज सिस्टम्स मिलेंगे, जैसे कि कार्लसबर्ग रिज आपको इस तरफ मिलेगा, यानी कि अरेबियन सी की तरफ मिलेगा। आपको सेंट्रल इंडियन रिज है, यू हैव सेंट्रल इंडियन रिज, यू हैव साउथ वेस्टर्न रिज, यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजेस। 4 इंपॉर्टेंट रिजेस मिलेंगे आपको इंडियन ओशन रीजन में, जहां पे इंडिया इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। और इनफैक्ट हमारी जो इंडिया की तरफ से काफी चीजें भी चल रही है। आप जानते हो कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है उससे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक सल्फाइड जो है उनको एक्सप्लॉइट करने की अनुमति इंडिया ने ली हुई है। उसको इनफैक्ट अभी एक्सप्लोरेशन चल रही है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की तरफ से क्या हुआ, 1997 से ही इनको एक्सप्लॉइट किस तरह से कर सकते हैं करके हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमारी कोलैबोरेशन है यूएसए के साथ। इंडिया ने स्टार्ट किया था इनरिच प्रोग्राम, जहां पे
हम लोग रिजस से किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वर्क चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इंग्लिश प्रोग्राम वाज फंडेड बाय CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, अर्लियर डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, द नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशनिक रिसर्च NCPOR, अभी जो आपको गोवा में मिलेगा वो काम कर रहा है। इट इज इन्वॉल्व इन लोकेटिंग द पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स अलोंग SWIR, that means SWIR, this is the southwest Indian ridge. Okay, so you'll find southwest Indian ridge this side. तो ध्यान रखना है, towards the southwest Indian ridge they are trying to find. clear? अब सवाल उठता है कि सर सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, सुनने में तो मजा आ रहा है, आपने काफी अच्छी चीजें बताई, जैसे हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी हो रही है तो वहां से मैं कुछ कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, लेकिन बड़ी चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो कि इसको लोकेट कैसे करें, इन पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स को, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को, इनको लोकेट कैसे करें। तो एक्सप्लोरेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ जाएंगे ना। क्यों? अरे क्योंकि भैया इतना किलोमीटर नीचे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे इक्विपमेंट बनाने पड़ेंगे, और आजकल हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, है ना। जैसे आप जानते हो कि हमारा मत्स्य 6000 आ चुका है, बट स्टिल वी नीड टू डेवलप मोर एंड मोर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, है ना। जैसे हम लोग UAV कहते हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसका पानी का काउंटर पार्ट है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, जो पानी के नीचे जाएगा और खुद ही, मतलब बैटरी ऑपरेटेड होगा, बैटरी पावर्ड होगा, तो खुद ही जाएगा, ढूंढने का, एक्सप्लोरेशन में मदद करेगा। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस आपके काफी होंगे, लोकेट करना दिक्कत हो जाएगी। लोकेट करने के बाद भी देखो R&D एक अलग बात हुई, R&D इज अ डिफरेंट थिंग, R&D इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक्सप्लॉइटिंग इट एट अ लार्जर स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तो चाहिए आपको। इसकी वायबिलिटी क्या होगी? पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स सल्फाइड, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स जो है, उनमें से कितना मेटल मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, कितना पैसा डालो और कितना पैसा निकाल सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। सी फॉर R&D सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इसमें इन्वॉल्व होना है कि भैया आप PMS को एक्सप्लोर करो या फिर उसको एक्सप्लॉइट करो, तो हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि ये वायबल है करके। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है वेंट मरीन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो वेंट होता है, यानी कि जो आपके ट्रेंचेस हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट जो है, वहां पे पता नहीं क्या है ना, क्योंकि जो आपकी वहां पे मरीन जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोर्स काफी लिमिटेड है, वहां पे शायद आपको अननोन एक्सट्रीमोफाइल्स मिले। एक्सट्रीमोफाइल मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम्स पे सर्वाइव कर सकते हैं, हाई एसिडिटी, हाई टेम्परेचर एटसेट्रा पे जो सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिले। अगर वो एक्सपोज हो जाए, अगर हम लोग इसकी एक्सप्लॉयटेशन में अगर कुछ और हुआ जिससे कि मरीन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। जैसे ही इसी से आपको समझ में आएगा कि 1997 से हम लोग कर रहे हैं, मतलब 1997 से हमारा जो इनिशियल प्रोजेक्ट था वो तो है ही, आजकल है, मतलब आजकल भी हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। वी हैव डेवलप्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स एज वेल, बट स्टिल बड़े स्तर पे आने में शायद थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। बट इस चीज़ के ऊपर आपको आइडिया होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको तैयारी होनी चाहिए कि भारत के लिए पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स या फिर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स जो हैं, उसका क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या पोटेंशियल है, और उन्हें एक्सप्लॉइट करने में, उनसे अल्टीमेट प्रोडक्ट निकालने में इंडिया को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आई थिंक दिस विल गिव यू अ गुड फॉर्डर फॉर बिगनिंग दैट आंसर, गुड फॉर्डर टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। तो इस तरह की अगर कोई दूसरी भी आर्टिकल्स आए तो उसको थोड़ा सा नोट करें, इनफैक्ट एक टॉपिक बना ले पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स के बारे में एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, कोई भी आपको सवाल है, कोई भी डाउट है एटसेट्रा, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस आईडी @RahulSai222। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको कंटेंट मिलेगा। एवरीडे MCQs पोस्ट करता हूँ मैं। उसके अलावा आई ऑल्सो पुट इन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सम मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर एस्पिरेंट्स, सो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर आईडी टू ज्वाइन। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रेवोल्यूशनाइजिंग मेडिसिन, द प्रॉमिस एंड चैलेंजेस ऑफ जीन थेरेपी। राइट,
तो ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जीन थेरेपी, अब आप जानते हो जीन थेरेपी क्या होता है। जीन मतलब आपके जीन्स से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि आपके डीएनए से जुड़ी हुई चीजें। और थेरेपी क्या है, एक तरह का ट्रीटमेंट। थेरेपी इज योर ट्रीटमेंट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके जीन्स को मैनिपुलेट करके किस तरह की ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज आ चुकी हैं, क्या उनकी प्रोमिसेस है और क्या उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस पार्ट है ये तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा डिस्कस करने के लिए, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है एट द एंड, लेकिन मैं आपको जीन थेरेपी के बारे में जरूर समझाऊंगा, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज है एटसेट्रा। चैलेंजेस तो विल ट्राई टू एक्सप्लोर एट द एंड। ओके, ठीक है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चैनल पे आई एम गोइंग टू होस्ट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल का एक छोटा सा मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही इसका पीडीएफ बनाऊं, अलग अलग पिक्चर्स लेकर इसका पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा ताकि आप उसको पढ़ें। ठीक है, आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जीन थेरेपी क्या होती है, जैसे अब आप जानते हो कि आपके सेल के अंदर, आपका अगर सेल है तो उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स, डेंस क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्रोमेटिन किससे बना है, डीएनए से बना है। अब डीएनए के अंदर आप जानते हो कि अगर आपका डीएनए है तो आपके डीएनए का जो लोकस होगा, यानी कि समझ लो एक पर्टिकुलर आपके डीएनए का जो पार्ट होगा उसका कुछ काम है। इट इज अ जीन, इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। सर कैसे एक्सप्रेस करेगा जीन, देखो इट कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन। जो जो कोडिंग जीन होता है वो नॉर्मली एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि अगर इस जीन के साथ प्रॉब्लम है तो कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूं, यूजिंग जेनेटिक एनर्जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नॉट एनर्जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज जीन थेरेपी इटसेल्फ। तो सबसे पहली चीज, हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इन क्रोमोसोम्स के अंदर कौन सी जीन्स है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको मैप भी कर लिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, आई हैव आइडेंटिफाइड इट। तो इन जीन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हाउ कैन आई चेंज इट, हाउ कैन इंप्रूव थिंग्स। अब ध्यान रखना है हाउ इट वर्क्स। तो जेनेटिक थेरेपी से जो चेंजेस होते हैं, यानी कि जेनेटिक थेरेपी से जो जेनेटिक मटेरियल आपने मैनिपुलेट किया है, आपने मैनिपुलेट किया कैसे, शायद डायरेक्टली आपके सेल का एक जीन ही आपने एडिट किया है ना, आपने समझ लो जीन एडिटिंग कर दी है, या फिर जीन को सप्रेस किया है, या फिर जीन को और ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मैनिपुलेशन की हुई है, या फिर एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर है क्या, या कोई ट्रांस जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। सर कैसे कर सकते हैं, आप जानते हो कि देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर सिजर टेक्निक्स। क्रिस्पर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट। क्रिस्पर-Cas9 के अलावा आजकल निकेस के बारे में भी चर्चा चल रही है। उससे पहले हम लोग ZFN जिंक फिंगर न्यूक्लियस भी इस्तेमाल करते थे। तो कट करना है और जोड़ने के लिए हम लोग लाइगेस, होमिंग लाइगेस न्यूक्लियस इस्तेमाल करेंगे, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है इसको डिलीवर करना है, इस जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करना है। अब जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर कैसे करोगे, उसके लिए हमको चाहिए वेक्टर, है ना। ये हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी क्लास में डिस्कस किया। सर वेक्टर क्या हो सकता है, वेक्टर एक एक इस तरह की चीज है विच इज गोइंग टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू योर इंटरनेट सेल या फिर इंटरनेट लोकेशन। सर वेक्टर के तौर पे हम लोग, जैसे हम लोगों ने बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस किया, तो बीटी कॉटन के अंदर सर वेक्टर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम लोग वेक्टर इस्तेमाल करते हैं एक प्लाज्मिड, बैक्टीरियल प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर कैन बी ए प्लाज्मिड, ओके। लेकिन आजकल काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है, टिपिकली वायरसेस कैन ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग वेक्टर्स। तो ये मैंने आपको क्लास में जरूर बताया था, केवल बैक्टीरियल प्लाज्मिड ही वेक्टर नहीं होता है, इवन वायरसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड वेक्टर्स, राइट। वायरसेस दैट आर नॉट हार्मफुल टू यू, viruses that have been in, say their genetic information is changed, so viruses can also be used as vector। अलग अलग वायरसेस, स्पेशली काफी रिसर्च चल रही है आजकल ऑन दी एडिनो वायरसेस एज वेक्टर्स। ठीक है, एडिनो वायरस एज वेक्टर, तो ये आपको जो इंटरनेट जीन है उसको टारगेट तक लेकर जाएगा। ठीक है, अब सर कैसे करोगे, देखो दो तरीके हैं, या तो एक तो इन विवो, मतलब सीधे मेरे बॉडी में उसको पहुंचा दोगे, उस वेक्टर के थ्रू सीधे मेरे बॉडी में पहुंचा दोगे, उसको बोलते हैं इन विवो जीन थेरेपी, इन विवो। या फिर एक्स विवो, एक्स विवो का मतलब क्या है, आजकल एक्स विवो काफी डेवलपमेंट में है, इन विवो मैं कहूंगा इन विवो के दूसरे खतरे भी हो सकते हैं, हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक्स विवो का मतलब क्या, जैसे आपने एक चीज सुनी होगी कार टी थेरेपी के बारे में, एक्स विवो इज कार टी। अब कार टी थेरेपी आपने अगर सुना है, कार टी थेरेपी में करते क्या है, कार टी थेरेपी में मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना,
वो इम्यून सिस्टम शायद किसी कैंसर सेल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो कैंसर सेल को मार नहीं पा रहा है। तो कार टी थेरेपी में करेंगे क्या, मेरे बॉडी में से WBC निकालेंगे, मतलब मेरा ही WBC है, मेरे WBC को उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे, उसके अंदर एक नया जीन इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन डेवलप करे अपने पास, और वो रिसेप्टर कैंसर सेल के आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा टी सेल जो है, टी सेल क्या है, एक तरह का इम्यून सेल है, टी लिम्फोसाइट, जिसके अंदर एक नया जीन इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है, उस प्रोटीन की वजह से कैंसर सेल आइडेंटिफिकेशन हो रही है। तो जो टी सेल मॉडिफाई किया गया उसको कल्चर करूंगा, तो ढेर सारे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन बेस्ड टी सेल्स में कल्चर करूंगा और वापस मेरे बॉडी में डाल दूंगा। तो ये जो कार टी सेल्स है अब जो मेरे बॉडी में पहुंचे वो कैंसर सेल को खत्म करेंगे, दैट इज एक्स वीवो। इन वीवो चेंजिंग डायरेक्टली इनसाइड। तो ये आपकी मैकेनिज्म्स है। इसके अलावा अगर आप बात करो जीन थेरेपी में एक और कैटेगराइजेशन भी हो जाती है, जैसे जीन थेरेपी में देयर इज वन मोर कैटेगराइजेशन, एक्स वीवो इन वीवो के अलावा यू ऑल्सो हैव जीन थेरेपी, वन विच इज कनेक्टेड टू योर सोमैटिक सेल एंड अनदर विच इज कनेक्टेड टू योर जर्म सेल। तो जर्म सेल बेस्ड सोमैटिक थेरेपी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड होनी चाहिए, नहीं तो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वैसे लॉट ऑफ रिसर्च गोज ऑन ओवर द सोमैटिक सेल, मतलब नॉन जर्मलाइन सेल के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, दैट इज क्वाइट एक्सटेंसिव, बट जर्मलाइन सेल के ऊपर जो रिसर्च होती है उसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी होगा। ठीक, ध्यान रखना है। यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया कि कौन सी जीन थेरेपी टेक्निक्स है जो काफ़ी वोग में है, मतलब काफ़ी बढ़ रही। जैसे कार टी थेरेपी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कार टी थेरेपी। कार टी थेरेपी में होगा क्या, इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी जहां पे इंसान का टी सेल लिया जाएगा, उस टी सेल को बदला जाएगा ताकि वो रिकॉग्नाइज करे कैंसर सेल को और उसको अटैक करे। कार टी सेल सर, अगर जैसे क्या आप मुझे इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो कार टी थेरेपी को एक्सप्लेन करना है तो अगर समझ लो ये पेशेंट है, फर्स्ट इस पेशेंट के अंदर से WBC निकालेंगे, इस WBC को एडिट करूंगा, यानी कि जो एक WBC सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, वो भी टी सेल, कौन सा सेल, टी सेल। तो टी सेल को जो मैंने निकाला, इस टी सेल को मैंने एडिट किया, इसके अंदर एक नया जीन डाला, एक न्यू जीन डाला। सर कैसे डाला? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हो, क्रिस्पर Cas9, इससे मैंने एक नया जीन इसमें डाला। तो ये जो नया टी सेल बना, अब ये जो टी सेल है ये मेरे ही बॉडी का टी सेल है, लेकिन इस टी सेल के ऊपर अभी कार प्रोटीन होगा, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन। तो ये जो कार टी प्रोटीन है, इट इज प्रोड्यूस्ड नाउ बिकॉज ऑफ द न्यू जीन। और ये जो सेल है, इस सेल को मैं कल्चर करूंगा, ढेर सारे सेल बनाऊंगा और इस टी सेल को वापस मेरी बॉडी में एंटर करवा दूंगा, वो जाके कैंसर सेल को खत्म कर दे। और ये ट्रीटमेंट जो रेजिम है ये यूएस में ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इंडिया में भी आ चुकी है। आपको याद होगा कुछ ही महीनों पहले इंडिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुणे बेस्ड एक सेंटर था जिन्होंने नेक्सकार 19 करके डेवलप किया था। तो इसको इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया था, सबसे अफोर्डेबल कार टी थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज है जिसको यूएस ने अप्रूव किया है, यूएस FDA ने अप्रूव किया है। एक से लक्सटर्ना एक टेक्निक है जहां पे जीन थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे और ब्लाइंडनेस से जुड़ा हुआ एक रेयर जीन है, जो जीन है RPE65। तो इस RPE65 जीन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, RPE65 जीन, जहां पे हेल्दी कॉपी ऑफ RPE65 जीन इज पुट इनटू द आई, रेटिना में RPE65 हेल्दी जीन डालेंगे। क्या होता है, जो आपका लीबर कंजराइटल एमरोसिस था, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है, लक्सटर्ना ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी से नया जीन इंट्रोड्यूस करके आंखें ठीक हो सकती है। इसको FDA ने अप्रूव किया है वे बैक इन 2017 itself। 2017 इट बिकेम द फर्स्ट ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू जीन थेरेपी टू रिसीव FDA अप्रूवल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी इंडिया में आया नहीं है, बट ध्यान रखना। इसके अलावा एक और है जोल्गेंस्मा एक ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है, जीन थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है, मेनली फॉर मस्कुलर इश्यूज। ठीक है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो मस्कुलर एट्रोफी होती है, उसके अंदर
स्पेशली मोटर न्यूरॉन्स को रिजनरेट करने के लिए, फिर मोटर न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाने के लिए एक पर्टिकुलर जीन जो होगा, दैट इज SMN1 जीन जो है, इसका हेल्दी कॉपी सीधे मोटर न्यूरॉन्स में डाला जाएगा। तो मोटर न्यूरॉन्स आपके हेल्दी हो गए तो भैया आपका जो मस्कुलर एट्रोफी है वो कम होने लगेगा, जिससे कि आप ठीक ठाक होने लगोगे। दैट इज ज़ोल्गेंस्मा। तो अगर कई बार एक MCQ आ जाए कि कार टी थेरेपी क्या है, लक्सटर्ना क्या है, ज़ोल्गेंस्मा क्या है, ये सारे जीन थेरेपी के टेक्निक्स हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी रिसर्च चल रही है। इन एडिशन टू दिस देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च और देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट व्हिच आर गोइंग ऑन टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, आपका अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, देयर आर एड्स के लिए, HIV एड्स के लिए जीन थेरेपी बेस्ड रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम द आर्टिकल। एक पोटेंशियल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यह है इनफैक्ट इसी आर्टिकल का लाइन है, जीन थेरेपी इज अ प्रॉमिसिंग मेडिकल अप्रोच दैट कैन पोटेंशियली ट्रीट वेरिड जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिसीजेस, हाउएवर लाइक एनी मेडिकल इंटरवेंशन इट कम्स विद इट्स सेट ऑफ बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताया कि यार जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक हो सकता है ना। उसके इश्यूज क्या है? अब इश्यूज की अगर आप बात करो, क्या है इश्यूज, क्या है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप जरूर आपको पता चलेगा इश्यूज क्या है। सबसे बड़ा तो सर एथिकल इशू है। जब भी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एथिकल इशू जरूर आता है, स्पेशली जो जर्म लाइन बेस्ड एथिकल टेस्ट होती है, सोमैटिक सेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जर्म लाइन से जुड़ा हुआ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनसे जुड़े हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक थेरेपी से जुड़े हुए एथिकल इश्यूज तो कई आ जाएंगे। आप जानते हो कि अलग अलग ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसके अंदर हम लोग कहते हैं इट्स अ 3 पेरेंट बेबी सोल्यूशन, और हम लोग पूछते हैं कि आज 3 पेरेंट बेबी की बात करो, कल कहाँ रुकोगे, वेयर विल इट स्टॉप, राइट। इसके अलावा मिसयूज जरूर हो सकता है, इसका मिसयूज जरूर हो सकता है, साथ ही साथ आपको इनइक्वालिटी वाले इशू जरूर आ सकते हैं, क्योंकि यार जीन थेरेपी वाली ट्रीटमेंट है, लाखों में चली जाएगी, इनफैक्ट करोड़ों में चली जाएगी। हम लोग जो कहते हैं ना, हमारा इंडिया का जो कार टी थेरेपी है वो भी कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 लाख के आसपास का ट्रीटमेंट होगा वो। अगर 40 लाख का ट्रीटमेंट है तो जिसके पास पैसा है वो कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा वाइडन हो सकती है, मेडिकल एरिना में इनइक्वालिटी वाइडनिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो जर्म लाइन जेनेटिक थेरेपीज वगैरह होती है उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का फील्ड है, जीन थेरेपी का जो फील्ड है, उसमें रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं स्टेम सेल रिसर्च की ना, स्टेम सेल रिसर्च में सबसे बढ़िया स्टेम सेल कहाँ से मिलते हैं? एम्ब्रियो से मिलते हैं। लेकिन जो राइट टू लाइफ के प्रोपोनेंट होते हैं वो क्या कहते हैं कि एम्ब्रियो से ही लाइफ शुरू होती है क्या? क्या आपने केवल एक एम्ब्रियो बनाया है, उसके अंदर से स्टेम सेल निकाल लिया, तो उस एम्ब्रियो को क्या, उसका कोई अधिकार नहीं, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, सरोगेसी से जुड़े हुए इश्यूज भी है, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन 250 वर्ड्स के लिए। जीन थेरेपी काफी प्रॉमिसिंग है, अलग अलग टेक्निक्स भी आ चुके हैं, बेनिफिट्स भी काफी होंगे, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स नॉर्मली, मैं यार अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करना है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग कहते हैं देयर इज नो क्योर, बट दिस गिव्स अ स्लिवर ऑफ होप दैट देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ क्योर, इज इट राइट? सो डू अटेम्प्ट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइफाई। अब लाइफाई ये आपने सुना ही होगा, दिस इज वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स व्हिच वाज हियर, लाइफाई इल्यूमिनेटिंग द फ्यूचर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। लाइफाई है क्या? कई सालों से लाइफाई के ऊपर चर्चा चल रही है, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। Consider the following statements. Li-Fi can use, actually Li-Fi can use, uses name, light as a medium for high speed data transmission. Li-Fi uses only visible light spectrum to transmit data even using ordinary bulbs. Li-Fi can be several times faster than conventional Wi-Fi. तो इसमें से how many of the above statements are correct? I'll give you 5 seconds to attempt. ठीक है, अटेम्प्ट कर लो। इसका उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब डिस्कशन में ही पता आपको चल जाएगा। अब ये Li-Fi है क्या? देखो, लाइफाई का मतलब है लाइट फिडेलिटी। अभी फिलहाल मैं जहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ आई डोंट हैव लाइफाई, मतलब यहाँ पे लाइफाई नहीं है, यहाँ पे है वाईफाई। सर वाईफाई क्या है? वाईफाई है वायरलेस फिडेलिटी। सर ये जो वायरलेस फिडेलिटी है ये किस पे चलता है? देखो, सबसे पहले लाइफाई और वाईफाई दोनों भी वायरलेस कम्युनिकेशन है,
वायर की जरूरत नहीं, यानी कि आके ऐसे वायर लगाने का जरूरत नहीं। ठीक ठीक, समझ गए? तो वायरलेस कम्युनिकेशन। वाईफाई किस पे काम करता है? वाईफाई काम करता है आपके रेडियो वेव्स के ऊपर, है ना? आपके रेडियो, जैसे अब मेरा जो वाईफाई है वो अलग अलग चैनल्स पे डेटा को ट्रांसमिट करता है। 2 चैनल है मेरे पास, अभी फिलहाल मेरे पास 6 गीगाहर्ट्ज का चैनल है नहीं, तो आई हैव 2 चैनल्स जिसपे मेरा जो राउटर है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज, 2 चैनल्स, जिसके अंदर देयर कैन बी अगेन मल्टीपल सब चैनल्स ऑल्सो। तो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है। तो वायरलेस फिडिलिटीज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। वैसे ही लाइट फिडिलिटी, लाइट से, है ना? अब ये जो रेडियो वेव्स है उसकी जगह पे यहां पे आपकी लाइट वेव होगी। अब लाइट वेव में कौन सी हो सकती है? अगर आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो, हमारा विजिबल रेंज कितना है? विजिबल रेंज आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक, है ना? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर टुवर्ड्स द रेड। इससे ऊपर चला जाएगा, इससे अगर 400 नैनोमीटर्स से अगर और नीचे चले जाओगे तो यू विल फाइंड दैट यू गोइंग टू इंफ्रारेड कैटेगरी। ये वॉयलेट है, इससे ऊपर चले जाओगे। Again, in terms of frequency, when I tell you wavelength, you need to understand wavelength and frequency are inversely proportional. रेड लाइट, जब भी मैं रेड लाइट कहता हूँ, रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो रेड लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड मोर पावरफुल स्टफ। सो रेड लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो वॉयलेट की तरफ जाओगे, वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट से एक्सरे। रेड लाइट से आप नीचे की तरफ जाओगे, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो आपको मिलेगा इंफ्रारेड के नीचे माइक्रोवेव के नीचे रेडियोस। ठीक है, बट मैंने ये आपको वेवलेंथ में बताया है, तो यू कैन कनेक्ट इट विथ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, राइट? तो ये विजिबल रेंज है। तो इसके इस तरफ थोड़ा सा और इस तरफ थोड़ा सा भी लाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली विजिबल रेंज हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी इंफ्रारेड रेंज, इट कैन ऑल्सो बी और अल्ट्रा वायलेट रेंज में भी हम लोग इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। बट अगेन अभी फिलहाल टेस्ट जो चल रही है लाइफाई में, इट कैन बी थ्रू इंफ्रारेड एंड मोस्टली थ्रू विजिबल लाइट इटसेल्फ। तो इसमें होगा क्या सर? होता क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं एनालॉजी से आपको समझा देता हूं। अभी फिलहाल कैसा है कि मेरा जो कनेक्शन है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा सिस्टम यहाँ पे है और मेरा वाईफाई वहाँ पे है ना, वहाँ मतलब हार्डली 10 मीटर पे होगा। तो वायर आया, वाईफाई है, वो वाईफाई रेडियो वेव्स भेज रहा है और यहाँ पे ये रिसीवर पिक कर रहा है, जिससे कि हमें इंटरनेट मिल रहा है। अब इमेजिन करो सेम चीज़ वहाँ पे जो 10 मीटर दूर जो मेरा वाईफाई राउटर है उसको हटाओ, उसको नज़र से हटाओ, और उस वाईफाई राउटर के बदले इमेजिन करो यहाँ पे जो लाइट लगे ना, लाइट यहाँ पे आप जानते हो ना, मेरे सर के ऊपर कुछ लाइट लगे हुए। इमेजिन करो ये लाइट ही वो राउटर है, समझ गए? इमेजिन दिस लाइट इटसेल्फ इज अ राउटर, और ये जो लाइट दे रहा है तो वो लाइट ही आपको डेटा भी दे रहा है। सर कैसे कनेक्ट करेंगे? सिंपल, अब जो मेरा डिवाइस है उस डिवाइस में वाईफाई रिसीवर लगा है, जैसे वाईफाई रिसीवर है वैसे लाईफाई रिसीवर लगेगा। ये जो डिवाइस है इसमें वाईफाई रिसीवर है, यहाँ पे नीचे में वाईफाई रिसीवर, तो वैसे लाईफाई रिसीवर लगेगा। तो ये जो लाइट फेंक रहा है उससे डेटा ट्रांसमिट कर लेगा। सिंपल है, बस ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ है नहीं इसमें। मतलब आपको इससे ज़्यादा कुछ समझने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वाईफाई के बारे में पता ना कैसे आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, वो वाईफाई के राउटर को हटाओ। इमेजिन करो दैट राउटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइट। वो राउटर एक लाइट में परिवर्तित कर दिया और उसको मैंने लगा दिया यहाँ पे, और ये लाइट से इंटरनेट आ रहा है। अमेजिंग, राइट? अब सवाल उठता है, सर इसका फायदा क्या है? देखो, अगर हम लोग लाईफाई की बात करें, लाईफाई इज हाईली एडवांटेजेस। लाईफाई का स्पीड इट कैन गो अप टू 224 गीगाबिट्स पर सेकेंड, जीबीपीएस 224 जीबीपीएस तक जाएगा। काफी सिक्योर कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे लाइट अगर हम लोग रिसीव कर पाएंगे, काफी एफिशिएंट होगी, एनर्जी एफिशिएंट है ना बहुत। क्या यार, मतलब लाइट भी मिल रही है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ ज़्यादा स्पेक्ट्रम का इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी कि कोई जैसे अब किसी दूसरे टेलीकम्युनिकेशन का इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं, देयर इज नो स्पेक्ट्रम इंटरफेरेंस। बट देयर आर सम चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या है? ऑफ कोर्स, अगर समझ लो मैंने लाइट यहाँ पे लगी है तो बाहर वाले रूम में आएगा क्या? दिक्कत यही है ना। क्या चाहिए? यू नीड अ लाइन ऑफ साइट, और ऑफ कोर्स शॉर्ट रेंज, जैसे मैंने आपको बोला शॉर्ट रेंज है।
ना, शॉर्ट रेंज। तो अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, ट्रांसमिशन का मीडियम ये रेडियो वेव्स है, इनका ट्रांसमिशन का मीडियम ये लाइट वेव्स है। विजिबल भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, नोट करना है। डेटा ट्रांसफर का स्पीड ये 9 अभी फिलहाल 9.6 गीगाबिट्स पर सेकंड हाईएस्ट स्पीड, ये 224 तक जा सकता है। इसका रेंज ज्यादा है, इसका रेंज ज्यादा होगा, रेंज एंड कवरेज इज हायर, लेकिन इसका रेंज कवरेज थोड़ा सा कम होगा। साथ ही साथ अगर आप देखो कि यहां पे आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए, मतलब यहां पे मुझे मिलेगा डेटा ट्रांसफर, लेकिन दूसरे रूम में शायद ना मिले। इसके अलावा इंटरफेरेंस की आप बात करो तो इन सिग्नल्स में इंटरफेरेंस कई बार हो जाती है। यू विल सी वाईफाई नेटवर्क्स इंटरफेरेंस एटसेट्रा, कई बार आप देख सकते हो। लाईफाई में भी मैं कहूंगा यार इंटरफेरेंस तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत ढेर सारा रेडियो वेव्स है, आप जानते हो, टेलीकम्युनिकेशन का, मोबाइल का नेटवर्क एटसेट्रा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमेजिन करो कहीं से दूसरी लाइट आई, है ना, इमेजिन करो कहीं से दूसरी लाइट आई, तो क्या वो दूसरी लाइट क्या है? सिंपल है, अरे यार मैंने बोला यहां से इंटरनेट आ रहा है, यहां से इंटरनेट आ रहा है, तो अगर वहां से इंटरनेट आ रहा है, ये लाइट का क्या? अगर ये लाइट मैंने ऐसे से कर दी तो क्या उससे इंटरनेट के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है क्या? माइट बी अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट, हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी, ये मैं कहूंगा ये उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, दिस विल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी कंजप्शन। तो लाइफाई के बहुत फायदे हैं, तो शायद आगे चल के आने वाले समय में, प्रॉब्ली इन द नियर फ्यूचर, मे बी इन अनदर 5 years, who knows, we all would be looking at light fidelity itself। लाइट से ही आपके सारे डिवाइसेस जुड़े हैं, लाइट से ही आपका मोबाइल जुड़ा हुआ है, लाइट से ही आपका कंप्यूटर जुड़ा है, लाइट से ही सब कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। बट अगेन इट विल टेक टाइम, कई सालों से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बट कमर्शियल लेवल पे अभी तक वो हुआ नहीं है। लेट्स सी हाउ थिंग्स विल इवॉल्व, बट आपको इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, so this brings us to the end of our discussion of science reporter। I found very interesting, सितंबर 2024 का जो साइंस रिपोर्ट था बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एक्सटेंसिव भी था, इनफैक्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो विद दैट लेट मी जस्ट कंक्लूड आवर डिस्कशन। आई होप दैट यू फाउंड आउट दिस डिस्कशन फ्रूटफुल, आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, you can always directly message me, you can follow me here on this particular ID @RahulSai222। जैसे मैंने आपको बताया, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे यूपीएससी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी रिलेवेंट फैक्ट्स, आपको MCQs, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं होस्ट करता रहता हूँ। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट एज वेल। अगेन thank you very much for watching this video till I find you next time with the October edition। Stay safe and stick to the schedule। प्रिपरेशन जारी रखें, प्रिपरेशन कंटिन्यू करें अपने शेड्यूल के साथ। थैंक यू अगेन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।